हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने अपने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का चैप्टर स्टार्ट करा था और आज उस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे पिछले दो लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाए, जो कि है हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। आज इन तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब नाम से ही पता लग रहा है बेटा, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब इसका जो रीच होगा वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री तक तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ग्लोबल का मतलब ही ये हो जाता है ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में। तो यानी कि एक कंट्री तक इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। ये एक कंट्री से ज़्यादा में भी ऑपरेट करेगा, एक कंट्री से ज़्यादा में भी क्या करेगा, अपना बिजनेस करेगा। तो यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना बिजनेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में करता है, यानी कि मोर देन वन कंट्रीज में अपना बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आइए अगर इसे हम देखें, ग्लोबल एंटरप्राइजेस का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, हम इन्हें एमएनसीज भी बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफर रेफर टू एज एमएनसीज आर कॉर्पोरेशन दैट ऑपरेट एंड हैव बिजनेस एक्टिविटीज इन मल्टीपल कंट्रीज राउंड द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने को ऑपरेट करता है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करता है मल्टीपल कंट्रीज में, यानी कि एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। उसको बोला जाता है बच्चों मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है। क्लियर है? दे हैव सब्सिडरीज और ब्रांचेस इन डिफरेंट नेशन। अब एक बात जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्राइक करती है, क्वेश्चन जो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है, वो क्वेश्चन ये कि क्या सर सारी कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज खोलना ज़रूरी है? कि सारी कंट्रीज में नाम अलग अलग होंगे? नहीं बेटा, नाम सारी कंट्रीज के अंदर एक ही होगा, एक ही नाम से वो सारी कंट्रीज के अंदर क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, बिजनेस करेगी। ठीक है, ब्रांचेस बहुत सारी होंगी, कंट्रोल एक जगह से रहेगा, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग चलती है कि भाई एक जगह से सारे ऑर्डर दिए जाएंगे जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी ब्रांचेस होंगे सबके ऊपर अप्लाई होंगे। सारे ब्रांचेस को वो ऑर्डर मानने पड़ेंगे जो कि हमारे हेडक्वार्टर ने दिया है। तो दे हैव सब्सिडरीज, उनकी सब्सिडरीज होती है, ब्रांचेस होती हैं अलग अलग नेशंस में, अलाउइंग देम टू कंडक्ट बिजनेस ऑन अ ग्लोबल स्केल। और क्योंकि हेडक्वार्टर एक जगह पर है, उनकी सब्सिडरीज और उनकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई हैं, तो इसी वजह से बेटा वो ग्लोबल स्केल पर, पूरे ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड पर क्या कर पाते हैं, अपना बिजनेस को ऑपरेट कर पाते हैं। तो क्लियर है? बेसिकली आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑपरेट एंड हैव बिजनेस एक्टिविटीज इन द मल्टीपल कंट्रीज। सिंपल। आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। सर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एमएनसीज का होता है कि इनके पास बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि इनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि अपने पैसे को जहाँ से मन चाहे वहाँ से रेस कर सकते हैं। अगर कभी एमएनसीज को पैसे की जरूरत पड़ी तो दे आर हैविंग द वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेरियस कैपिटल रिसोर्सेज, वो बहुत सारे जरिए से अपने पैसे को रेस कर सकते हैं। तो दीज एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उनके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, काफ़ी बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, काफ़ी बड़े स्केल पे, ह्यूज स्केल पर अपने फाइनेंस को वो रेस कर सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू रेस फंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, उनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एमएनसी चाहे तो शेयर से पैसा रेस कर सकती है, बॉन्ड से पैसा रेस कर सकती है, डिबेंचर से पैसा रेस कर सकती है, लोन लेकर पैसा रेस कर सकती है। लोन ये नहीं कि अपनी कंट्री से लोन, इंटरनेशनल बैंक से भी वो लोन ले सकती है। तो उसके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और क्योंकि इनकी बिजनेस एक्टिविटीज इतनी बड़ी होती हैं, ये इतने बड़े स्केल पर काम करते हैं कि लोग चाहते हैं इनको लोन देना, यानी कि बैंक खुद चाहती है कि आओ हमसे लोन लो, क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट मिलेगा। और क्योंकि इनके बिजनेस इतने बड़े हैं, बैंक को इन पर भरोसा होता है कि भाई आप इतने अच्छे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप हमें टाइम से पैसा दे दोगे। और हम जैसे लोग जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो तो इन पर भरोसा करते ही हैं। भाई पूरे दुनिया में ये लोग बिजनेस चला रहे हैं, तो ये लोग मार्केट कंडीशंस को समझते नहीं होंगे? बिल्कुल समझते होंगे। तो इनके अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करा जाएगा तो ऑफकोर्स की बात है, फायदा
ज़्यादा होगा, यानी कि फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा है, नुकसान के चांसेस बहुत कम है। तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, इसी वजह से क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, बैंक्स इन पर ट्रस्ट करती हैं, तो ये जहाँ से मन चाहे वहाँ से पैसे को रेज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन। ग्लोबल एंटरप्राइज यूजुअली एंटर इनटू द एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एक बार बताता हूँ, देखो अभी आप इंडिया में देख रहे हो, इंडिया में काफ़ी ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही हैं, और वो इंडिया की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी करती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि हम इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। उससे दोनों कंपनीज को फ़ायदा होता है, एमएनसीज को भी फ़ायदा होता है और इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा होता है। जैसे कि एमएनसी चाहती है कि हमें इंडिया का मार्केट मिल सके। फॉर एग्जांपल अभी टेस्ला मोदी जी के साथ काफ़ी मीटिंग में लगा हुआ है, हमारे एलोन मस्क जी जो हैं वो मोदी जी के साथ काफ़ी मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें इंडिया में अपना बिजनेस करने के लिए परमिशन मिल जाए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच में चल रही है। मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें अपना टेस्ला बनाना है तो इंडिया के अंदर बनाओ, आप चाइना में बनाकर इंडिया में नहीं बेचोगे। तो कुछ भी उनके बीच में मसले चल रहे हो, बट टेस्ला ट्राई कर रहा है कि किस तरीके से मैं इंडिया के अंदर एंटर करता हूँ। तो व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर इट, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, तो टेस्ला के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट बन रहा है। टेस्ला काफ़ी बिजनेस से प्रॉफिट लेकर जा सकता है। और ऑन द अदर साइड इंडिया के अंदर अगर टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा तो इंडिया को तो ऑफकोर्स की बात है फ़ायदा होगा, इंडिया का जीडीपी रेस करेगा, इंडिया ग्लोबल लेवल पर एक बहुत अच्छे स्टेज पर जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। ठीक है, तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं वो यूजुअली इंडियन कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट करती हैं, और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि हो सकता है वो टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करें, ऐसा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मारुति ने टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन करा है। टोयोटा इज अ ग्लोबल कंपनी, मारुति इज एन इंडियन कंपनी, तो टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन करा है फॉर द टेक्नोलॉजी। टोयोटा अपनी गाड़ी बनाने की टेक्निक बताएगी मारुति को, सो डेट मारुति टोयोटा की टेक्नोलॉजी लेकर अपनी गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे, यानी कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो मारुति को भी फायदा होगा अगर वो टोयोटा की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। एंड ऑन द अदर साइड टोयोटा को भी इंडिया के मार्केट के एक्सेस मिला, क्योंकि टोयोटा के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि वो इंडियन मार्केट को इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता। तो मारुति के साथ कोलैबोरेशन करने से टोयोटा का भी फायदा हो रहा है कि वो इंडियन मार्केट पे अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है, एंड ऑन द अदर साइड मारुति को भी फायदा हो रहा है कि वो टोयोटा की टेक्नोलॉजी लेकर अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा एनहांस कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी एग्रीमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि लिवाइस है कि वो इंडिया की कंपनीज को क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि उनकी जीन्स जो है इंडिया में ही बनती हैं, बट बिकती लिवाइस के नाम से हैं, तो वो हो सकता है एग्रीमेंट कर लें कि भाई बेचेंगे हमारे नाम से, इंडिया में लिवाइस के नाम से जीन्स बिकेंगी, लेकिन बनाएंगे कोई इंडियन कंपनी ही उसको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ब्रांड नेम का यूज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दीज एमएनसीज में कोलैबोरेट विद कंपनीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और देखो कोलैबोरेशन जरूरी नहीं कि क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में ही होगा, वो पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है, यानी कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल से भी क्या बोल सकते कोलैबोरेट कर सकते हैं, और साथ के साथ गवर्नमेंट के भी साथ भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों, एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं बता देता हूँ एमएनसीज के पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुपीरियर माने जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस इन द मल्टी कंट्रीज, है ना, मल्टी नेशन में वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स की बात है टेक्नोलॉजी के आस्पेक्ट में तो वो काफ़ी आगे होंगे। क्लियर है, तो दीज एंटरप्राइजेस पजेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज़, वो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज़ को पजेस करते हैं, उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास। ठीक है, दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि किसी अगर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किसी गुड का प्रोडक्शन करना है, तो किस तरीके से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस गुड के प्रोडक्शन को बेटर करा जा सकता है, इसकी क्वालिटी बेटर करा जा सकती है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ना वो इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ बेटा कंप्लाई भी कर पाते हैं। कन्फर्म का मतलब क्या होता है, कंप्लाई करना, कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में जाकर बिक रहा है तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि इंडिया जो है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है यूएसए, तो इंडिया को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएसए के मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे वो यूएसए के मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर पाएगी, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो यूएसए में अपना प्रोडक्ट को बेच पाए। तो इंडिया को भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इन दैट केस कि उसे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, और उसके लिए चाहिए होती है बच्चों टेक्नोलॉजी, जो कि एमएनसीज के पास होती है, और इसी वजह से वो अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस कर पाते हैं।
फोर्थ, प्रोडक्ट इनोवेशन। दीज एंटरप्राइज आर करेक्टेड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। सोफिस्टिकेटेड मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांस डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर पहले रिसर्च करी जाती है। ऐसे ही नहीं कि आइडिया आया, प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में लाकर रख दिया। रिसर्च करी जाती है। एक आइडिया आया, फिर उसके ऊपर रिसर्च करी जाती है बैठकर, क्या ये जो हमारा आइडिया है वो फीजिबल है या नहीं है, क्या उसे सच बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता, क्या इस आइडिया के साथ हमें प्रॉफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या इस आइडिया के साथ हम मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं, क्या पता बहुत महंगा बन जाए कि मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही ना करे। तो ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करनी पड़ती है, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पड़ते हैं और भी काफ़ी जो है वो मेथड्स लगाने पड़ते हैं। कभी भी आप जब देखते हो कि जैसे भी कोई गाड़ी बनती भी है ना, जो कोई मान के चलो कोई नई गाड़ी बनी, आप जैसे यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे कि उस गाड़ी पे क्या बोलते हैं, उसको पूरा ढककर आराम से पहले रोड पर चलाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी जाती है, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में जो हम इस गाड़ी के अंदर डेवलप कर रहे हैं क्या वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो बहुत रिसर्च करी जाती है। और एमएनसीज के पास, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो इनके पास एक हाईली सोफिस्टिकेटेड यानी कि हाईली एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जो कि क्या करती है बेटा, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं और सुपीरियर डिजाइन को डेवलप करती हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी बेटर बना देती हैं। क्लियर है? यानी कि न्यू एडवांस डिज़ाइन को डेवलप करेंगी और जो पुराने प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी और बेटर करके बना देती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों के केस में अगर हम लोग देखें तो गाड़ी का नाम वही रहता है, बस गाड़ी के मॉडल चेंज होते रहते हैं और जो अगला वाला मॉडल आता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस मॉडल आता है पिछले वाले मॉडल के कंपैरिजन में। आईफोन को थोड़ा साइड रख देते हैं, लेकिन काफ़ी हम लोग इन चीज़ों को देखने को हमें मिलता है कि अगर कोई किसी चीज़ का कोई नया मॉडल आ रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का कोई नया मॉडल आ रहा है, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि वो मॉडल पुराने वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और वो एडवांस कैसे बनाया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करके। और रिसर्च कौन करेगा, यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सर इनकी मार्केटिंग तो होती ही नेक्स्ट लेवल है। दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। मतलब एकदम से आपको बहला देंगे, एकदम से आपको इमोशनल कर देंगे, आपके इमोशंस के साथ क्या बोलते हैं, आप मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती हैं और यही तो मेन रीज़न है यार, तभी तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। तो हर कंट्रीज़ की देखो अपनी वैल्यूज़ अलग अलग होती है ना। इंडिया की अपनी वैल्यूज़ अलग है, कल्चर अलग है, यूएसए कल्चर अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, जापान का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है। तो एक कंपनी जो कि इन सारी कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, तो उस कंट्रीज़ को पता है कि यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, यहाँ के लोग किस पॉइंट पर जाकर पिघलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग करते हैं। जैसे इंडिया को माना जाता है कि इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, तो गूगल के एडवर्टीजमेंट का भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस इमोशंस को टच भी करता है। गूगल करता है फिर नहीं करता। गूगल का एक ऐड आया था इंडिया पाकिस्तान वाला, काफ़ी हार्ट टचिंग ऐड था, ठीक है। और क्यों ऐड वो बनाया था, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये गैप है और उस गैप को हम लोग दिखा देंगे तो ऑफकोर्स की बात है गूगल इनहांस करेगा इंडिया के अंदर, और ऐसा हुआ भी था। तो ये कंपनी जो है अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करती हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। तो ये दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन अ शॉर्ट पीरियड। इन्हें पता है कि भाई मार्केटिंग करनी किस तरीके से है, एग्रेसिव मार्केटिंग करना ये लोग जानते हैं। ये लोग छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं जिससे कि ये लोग अपनी सेल्स को क्या कर सकें, इन्हांस कर सकें। दे प्रोसेस अ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ऐसा नहीं कि ये लोग अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करते, स्ट्रेटेजीज को चेंज भी करते रहते हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजीज को अप टू डेट रखते हैं। इन्हें पता है कि आज के टाइम पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और उसी के हिसाब से अपनी मार्केटिंग को क्या करते हैं, लोग चेंज करते हैं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को उसी के हिसाब से चेंज कर देंगे, उसी के हिसाब से मोल्ड कर देंगे। ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में एमएनसी। सो दैट इज़ अ मेन रीज़न कि तभी तो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में लोग काम करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, अच्छा इनका एक मेन एम बड़ा होता है कि भाई सबसे पहले जिस जगह पर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा उस एरिया को तो कवर करते ही करते हैं, साथ ही साथ वहाँ की फिजिकल बाउंड्री से भी बाहर जाके अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं। एमएनसी का मेन पर्पस ये होता है कि कंट्रीज़ में अपना बिजनेस फैलाएंगे, पहले एक कंट्री को कवर करेंगे, फिर उसका हो गया, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री को कवर करेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर ये अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना जानते हैं। देयर ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्रीज। अगर सपोज करो एग्जाम्पल है हम लोग बेटा नेस्ले का, नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है,
तो नेस्ले का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसके बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, उन्हें पता है कि सबसे पहले हमें क्या पर फोकस करना है, स्विट्जरलैंड पे फोकस करना है। एक बार हमारे स्विट्जरलैंड पे ग्रिप बन गया, देन हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंटरनेशनल जाने का होगा, यानी कि अब हम स्विट्जरलैंड की बाउंड्रीज से बाहर जाकर भी अपने बिजनेस को करेंगे। तो अपने मार्केट को बढ़ाते हैं, ये अपने मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। देयर इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्ड्स अप एंड देयर मार्केटिंग टेरिटरी एक्सपेंड्स, इनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड्स। और उनकी जो इंटरनेशनल ब्रांड एक बन जाती है ना, और उनकी जो मार्केट टेरिटरी जिस तरीके से वो एक्सपेंड करते हैं, सिंपल सी बात है, यही उनकी जो थॉट प्रोसेस है कि भाई हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस करना है, यही थॉट प्रोसेस, यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उनको इनेबल करवाती है, उनको योग्य बनाती है इस चीज़ के कि वो अपना एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस कर सकें। यही थॉट प्रोसेस उनको इनेबल करता है, ठीक है। 7 द सेंट्रलाइज कंट्रोल। अभी मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर सारी ब्रांचेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं उन सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, एक जगह से वो सारी ब्रांचेस कंट्रोल होती हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, उनकी होम कंट्री में रहेगा। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द ब्रांचेज एंड सब्सिडरी, वो सारी ब्रांचेज और सब्सिडरीज पर वही हेडक्वार्टर कंट्रोल करेगा। हाउ दिस कंट्रोल इज लिमिटेड टू द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कंपनी। और जो कंट्रोल देखो, एक ब्रॉड पॉलिसी लाइक कि जैसे मान के चलो हर किसी को ना एक पावर मिलती है, जैसे एक हेडक्वार्टर के पास एक ऑफकोर्स की बात है पावर होगी, ठीक है। एक कंपनी अपनी ब्रॉड पॉलिसी बनाती है कि एक जो हेडक्वार्टर है वो खाली इतनी ब्रांचेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। बात समझ नहीं समझे, मतलब सिंपल सेंस एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल चलेगा। कंट्रोल भी लिमिटेड होता है, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से 1000 ब्रांचेस को कंट्रोल करा जा सके, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कंट्रीज क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑफिस भी बनाती है और हर ऑफिस के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया दे देती है कि अगर उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया को अगर ऑपरेट करा जाना है यूएसए से, क्लियर है, इंडिया की ब्रांचेस को यूएसए से ऑपरेट कराना जाना है, तो इंडिया जो है यूएसए को ही कांटेक्ट करेगा, तो यूएसए का हेडक्वार्टर होगा ना, उसके अंडर में इंडिया की ब्रांचेस आएंगी, ठीक है। तो यूएसए का जो हेडक्वार्टर का कंट्रोल होगा वो रेस्ट्रिक्टेड कहाँ तक होगा, इंडिया की ब्रांचेस तक रेस्ट्रिक्टेड होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि हेडक्वार्टर क्या करेगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल करेगा किसे, ब्रांचेस को। हो सकता है कि उसका कंट्रोल भी रेस्ट्रिक्टेड हो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों जॉइंट वेंचर। क्या होता है ये जॉइंट वेंचर? देखो जॉइंट वेंचर इज लाइक पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स। पार्टनरशिप हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था जब दो पर्सन आपस में आके मिलते हैं, बट द जॉइंट वेंचर इज जब दो फर्म्स, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में आके मिलते हैं, तब उन्हें जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जब उन्हें जॉइंट वेंचर बोला जाता है व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर, क्या, टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव्स राइज टू अ जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर बनाता है। क्या होता है फिर जॉइंट वेंचर? जब दो कंपनी आपस में आके मिलेंगी, और दो कंपनी आपस में आके मिलती क्यों है, क्योंकि वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल टोयोटा का, सुजुकी का दिया था, तो दे आर इन द जॉइंट वेंचर, वो आप जॉइंट वेंचर में बोल सकते हो। और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा का आप लोगों ने पक्का नाम सुना होगा, अब तो खाली हीरो रह गया है, ठीक है। हीरो होंडा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो भी बच्चे जॉइंट वेंचर में थे, अब नहीं है लेकिन पहले थे। तो क्या था कि देखो, हीरो थी इंडियन कंपनी, होंडा थी आपकी MNC, ग्लोबल कंट्री, फॉरेन कंट्री थी। तो होंडा हीरो से आगे क्यों मिली? क्योंकि होंडा को इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी थी और हीरो को होंडा की टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो उन लोगों ने सीधा सीधा अपने पर्पस पूरे करे नहीं करे, कॉमन पर्पस पूरा करा नहीं करा, कि होंडा की टेक्नोलॉजी के साथ हीरो की मार्केट अंडरस्टैंडिंग को जब हम लोग मिला देंगे तो एक इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाकर दे सकेंगे। और इसी वजह से हीरो होंडा काफ़ी फेमस भी हुआ था अपने टाइम पर। आज के टाइम पर ऐसी बच्चों मारुति सुजुकी भी है। मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी है, जब इंडियन कंपनी मिले, वो भी सेम पर्पस से मिले थे कि सुजुकी मारुति को टेक्नोलॉजी देता है और मारुति इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है। तो दोनों आपस में मिले, कॉमन पर्पस के लिए काम करा कि पूरे इंडिया में क्या बेचेंगे, अपनी गाड़ियां बेचेंगे। तो इसी तरीके से जब दो बिजनेस फर्म आपस में मिलती हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, क्या इस जॉइंट वेंचर के बाद एक ही का फायदा होगा? क्या खाली हीरो का फायदा होगा, होंडा का नहीं होगा? या फिर होंडा का होगा, हीरो का नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का फायदा होगा और दोनों का पर्पस भी सेम ही होगा, तभी तो वो साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं। दीज टू ऑर्गेनाइजेशन मे बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी। ये देखो, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट प्लस प्राइवेट भी हो सकती है, क्लियर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैसा भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है प्राइवेट प्लस फॉरेन हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया हीरो होंडा का, सुजुकी का, ये प्राइवेट प्लस फॉरेन था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। यार मेरे को एक बात बताओ, जब दो कंपनीज आपस में मिलेंगी क्या दोनों के रिसोर्सेज भी तो मिलेंगे, क्या दोनों की कैपेसिटी भी तो मिलेंगी? जब दो कंपनी आपस में मिली तो उनके रिसोर्सेज भी डबल हो जाएंगे, उनकी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? जब जॉइंट वेंचर की वजह से रिसोर्सेज और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो कंपनी गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब 20 बंदे मांग के चलो मारुति के साथ काम कर रहे हैं, 20 बंदे मांग के चलो सुजुकी के साथ काम कर रहे हैं, जब वो दोनों मिले तो दोनों मिलकर 40 इंसान हो गए। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो दुगना हो गया, ऐसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दुगने हो गए। तो जॉइंट वेंचर की वजह से जब दो बिजनेस आपस में मिलते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा भी डबल होने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी डबल हो जाती है। इनेबलिंग द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। और इसी वजह से वो कंपनी जो अलग अलग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती बट साथ मिलकर क्योंकि उनके रिसोर्सेज बढ़ गए तो अब वो हो सकता है अच्छे से ग्रो कर पाए, तेजी से ग्रो कर पाए, एफिशिएंटली ग्रो कर पाए। ठीक है। Access to new market and distribution network. When a business enter into joint venture, it can access new market. Simple. भाई एक बात बताओ, सुजुकी मारुति से आके क्यों मिला? क्योंकि वो न्यू मार्केट यानी कि इंडिया के लिए न्यू मार्केट था, वो उस न्यू मार्केट को एक्सेस कर सके। होंडा हीरो के साथ क्यों मिला? ताकि वो इंडियन मार्केट को एक्सेस कर सके। सिंपल सीधी बात है। तो जॉइंट वेंचर इनेबल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो न्यू मार्केट को एक्सेस कर सके। Access to technology. Advanced technology of production leads to superior quality of products and reduce cost of production. अब जाहिर सी बात है जॉइंट वेंचर करने का एक रीज़न भी ये होता है कि हम लोग सामने वाली फर्म की टेक्नोलॉजी को भी क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। देखो कोई भी जब दो फर्म्स मिलती हैं ना आपस में, वो ऐसे ही नहीं मिलती क्योंकि अच्छा लग रहा था, नहीं, पर्पस होता है उसके पीछे। वो एक पर्पस के साथ एक दूसरे के साथ मिलती है, जब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा उनके मिलने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो अगर मारुति सुजुकी के साथ मिली तो मारुति का लालच था कि सुजुकी की टेक्नोलॉजी मिलेगी और सुजुकी का लालच था कि नया मार्केट मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बता रहा है, ये बता रहा है आपको मारुति का लालच या मारुति का पर्पस, और एक्सेस टू न्यू मार्केट ये बता रहा है आप लोगों को सुजुकी का पर्पस। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी गुड्स को बेटर बना देगा, तभी तो, क्योंकि मारुति उतने अच्छे लेवल का गुड्स नहीं बना पा रही थी, वो सुजुकी के साथ मिलकर वही गुड्स इनहांस हो गया। सिंपल सीधी बात है। फोर्थ है इनोवेशन। जॉइंट वेंचर हेल्प बिजनेस टू कम अप विथ न्यू आइडियाज एंड न्यू इनोवेशन, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। जब दो फर्म आपस में मिलेंगी तो साइड सी बात है नए आइडियाज भी डेवलप होंगे। जब नए आइडियाज डेवलप होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी उनके पास, तो वो नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स की बात है किसी भी मार्केट में जाके तेल का मचाने का दम रखता है। तेल का जैसे मारुति सुजुकी 800, वो क्यों, वो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हीरो होंडा स्प्लेंडर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन चीज़ों का, समझ के देखो। क्योंकि मारुति को पता था कि इंडियन मार्केट में क्या चाहिए और सुजुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आया जिसने मार्केट को पूरा अच्छे से कैप्चर कर लिया। क्यों माना जाता है कि आज के डेट में स्प्लेंडर से अच्छी कोई मिडिल क्लास के लिए बाइक नहीं आई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि लो मेंटेनेंस, इतनी मजबूत बाइक, इतना अच्छा एवरेज, और ये सारी चीज़ें बहुत कम पैसे में हम लोग दे रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल वो प्रोडक्ट हुआ भी। रीज़न बीइंग कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, उन्हें पता था कि इंडियन किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ बनाई गई। समझे आप? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और देखो टेक्नोलॉजी की वजह, जब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा। तो जब व्हेन इंटरनेशनल कंपनी मर्ज विद एन इंडियन कंपनी, जब एक इंटरनेशनल कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करेगी, दे गेट इमेंस बेनिफिट ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑफकोर्स की बात है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो दोनों का ही फायदा होना है ना, दोनों का ही फायदा होना है। जो दो फर्म आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया होगा उन दोनों फर्म्स का फायदा होना है, क्योंकि उनका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ तो पक्का पढ़ रखी होगी कि प्रॉफिट बढ़ने के आप दो तरीके से अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, बाकी सेवरल वेज से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। उसमें से दो वेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, या तो अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या फिर अपनी कॉस्ट को कम कर दो। तो जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ, एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। व्हेन टू फर्म्स एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर्स गुडविल व्हिच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन द मार्केट। जैसे
काफ़ी ये हुआ भी है पहले कि सपोज करो टाटा इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है, टाटा का इंडिया में काफ़ी अच्छा स्केल पर प्रोडक्शन चल रहा है, काफ़ी अच्छे स्केल पर टाटा का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर चल रहा है। क्लियर बात है या नहीं है? टाटा के साथ मांग के चलो कोई भी एक फॉरेन कंपनी आई और टाटा के साथ आके मर्ज हो गई और टाटा से बोलती है कि हम ना इलेक्ट्रिक वो बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाएंगे, जिससे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा और कस्टमर्स को भी पैसा कम देना पड़ेगा। यार अगर आप लोग देखोगे, हम जानते भी नहीं वो फॉरेन कंपनी कौन सी है, हमें नहीं पता, मान के चलो एबीसी कोई लिमिटेड है, वो आई, हमें पता भी नहीं एबीसी कौन है, ठीक है, बट हम टाटा को जानते हैं। बट जब एबीसी आके टाटा से मिली, क्या उसे टाटा के गुडविल का फायदा होगा या फिर नहीं होगा? होगा। जो एबीसी को नाम बनाने में सालों लग जाएंगे, वो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करने के बाद एबीसी वही काम कुछ दिनों में होगा, बल्कि कुछ घंटों में हो जाएगा उसका। बात समझे नहीं समझे? तो कभी कभी जब जॉइंट वेंचर होता है ना, तो उसे दूसरी फर्म की गुडविल का फायदा मिलता है, क्योंकि वो फर्म अपने नाम ऑलरेडी उस मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश कर चुकी होती है। और बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? इस चीज को देखो, नाम से ही पता लग रहा होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक जॉइंट वेंचर का पार्ट ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी दो फर्म आपस में मिलती हैं, बट एक फर्म होती है प्राइवेट सेक्टर की, एक फर्म होती है पब्लिक सेक्टर की। जब पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में भी है, यानी कि गवर्नमेंट को देखो ये चीज़ पता है कि अगर हम खाली पब्लिक सेक्टर के ऊपर निर्भर रहे तो कोई भी काम टाइम से नहीं होगा, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनवाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाएंगे, उसके अंदर क्वालिटी नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये चीज़ गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट भी मजबूर है कि भाई अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाकर कोई चीज़ बनानी है तो वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पैसा गवर्नमेंट सेक्टर देगी, ज़मीन हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर दे, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो कंप्लायंस होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर करवा देगा, पब्लिक सेक्टर करवा देगा, बट जो उसके पीछे का दिमाग लगेगा कि बनाना कैसे है, क्वालिटी को इन्हांस कैसे करना है, वो सारा काम कैसे होगा? प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा। तो ऐसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये अभी ट्रेंडिंग में काफ़ी चल रहा है। अगर हम आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न हाईवेज बने हैं, मॉडर्न रोड्स बने, जितने भी आप एक्सप्रेसवे देखते हो ना, जो भी हाल फिलहाल बने हैं, वो सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही एग्जाम्पल हैं कि ज़मीनें गवर्नमेंट ने दे दी, पैसा भी हो सकता है गवर्नमेंट का लग रहा हो, बट जो उसका कंस्ट्रक्शन जो उसका हुआ है, जो उसके पीछे पूरे टेक्नोलॉजी लगाई गई है, इंजीनियरिंग लगाई गई है, वो सारी प्राइवेट सेक्टर की होती है। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मेट्रो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें गवर्नमेंट भी मिली हुई है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी मिला हुआ है। अभी जो हाल फिलहाल हाईवेज बन रहे हैं, और अभी कुछ एयरपोर्ट्स की भी न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट कुछ एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर रही है। उसके पीछे का रीज़न ही है क्योंकि गवर्नमेंट की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से वो एयरपोर्ट ढंग से काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो प्राइवेटाइज कर रही है कि एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा तो उनके पास एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies। यानी कि एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो कि प्राइवेट कंपनी प्लस गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर चलाता है। और ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एक ही प्राइवेट कंपनी होगी, एक से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ही है ना, अगर मैं नाम लेता हूँ गवर्नमेंट का तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कुछ बिजनेस करेंगे। फीचर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। अच्छा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जब पब्लिक के साथ जब गवर्नमेंट जब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलती है ना, तो वो अपने फायदे को नहीं मिलती, वो पब्लिक के फायदे को मिलती है कि पब्लिक फैसिलिटी को इंप्रूव करा जा सके। अब हाईवेज वगैरह बनना है यार, चल कौन है, हम ही लोग तो उन पर चलते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट इतना सोच रही है, ठीक है। हम एयरपोर्ट यूज़ करते हैं, तो पहले की एयरपोर्ट की फैसिलिटी और आज की एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है कि किस तरीके से लोगों को कंफर्ट देना है। बात है समझ में? डीएमआरसी कितना अच्छा सिस्टम है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कितना अच्छा सिस्टम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट को पता है कि हमें क्या करना है, वो कर रही है। फैसिलिटी इज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। मैंने अभी बताया था कि हो सकता है पैसा गवर्नमेंट सेक्टर लगाए, पैसा गवर्नमेंट बोल दे कि हम लगा रहे हैं, आप बस बनाओ, ये भी हो सकता है। की ड्राइवर इज अ ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि पैसा लगा गवर्नमेंट का, रिसोर्सेज रहे गवर्नमेंट के,
बना कौन रहा है? प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। प्राइवेट सेक्टर अल्टीमेटली क्या करता है कि एग्रीमेंट में साइन होता है कि भैया प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, प्राइवेट सेक्टर में डिज़ाइन किसे दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा कि अब ये तुम्हारा है, हमने अपना काम खत्म कर दिया। तो क्या करता है वो? ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन कर देता है। मोस्टली देखो गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ थोड़ा ना कि अगर हाईवे बनवा रही है तो हाईवे उनके नाम पर कर देगी। ऑफकोर्स वो हाईवे अपने नाम पर ही रखने वाली है, अपने नाम पर ही वो हाईवे रखे रहेंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हाईवे चले गए तो हमारे लिए टोल टैक्स बहुत महंगा होने के चांसेस है। बात समझे नहीं समझे? तो डिज़ाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके? गवर्नमेंट को। कंस्ट्रक्शन रिस्क भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि सारा पैसा रिसोर्सेज तो लगी उसी के रहे हैं। क्लियर है? पीपीपी इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अभी देखो अभी ये चल भी रहा है। इंडिया को पता है कि आज के टाइम पर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया के पास हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, एयर नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। इंडिया को ये चीज़ें पता है और इसी वजह से वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, सो दैट उनके अंदर जो ऐसी स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो कर सकें जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हो। ऐसा नहीं कि जैसे क्या अगर हमारे एयरपोर्ट्स देखे जाए तो हमें भी लगता है ना कि हमारे एयरपोर्ट्स यूएसए जैसे दिखें, यूरोप जैसे दिखें, जापान जैसे दिखें। तो ऐसा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रूरी होती है, पब्लिक फैसिलिटी के लिए होती है, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए इन्हीं को फॉलो करा जाता है। तो बच्चों हमारे इस चैप्टर के अंदर बस यही था। ये चैप्टर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर से कम छोटा था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था ये चैप्टर। बाकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स थे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ दीजिएगा और आपको इस चैप्टर की पीपीटीज, इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे साइंस एंड फन के ऐप से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा ना, उनका भी थोड़ा भला करवाओ ना प्लीज़। ठीक है, तो बच्चों फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अपने नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।